रहमान डकैत का बेनजीर की सिक्योरिटी से क्या लेना देना था? और सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान की 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रहमान जैसे शख्स की जरूरत क्यों पड़ी? रहमान डकैत नाम तो आपने सुना होगा, मगर वो हकीकत में था कौन? एक कातिल या रॉबिन हुड? सरकारी रिकॉर्ड्स की बात करें तो उनमें साफ लिखा है कि रहमान डकैत को सिर्फ 2 बार गिरफ्तार किया गया। पहली और तीसरी गिरफ्तारी का जिक्र फाइलों में मौजूद है, लेकिन दरमियान की वो दूसरी गिरफ्तारी सरकारी फाइलों में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। अगर ये गिरफ्तारी हुई थी तो फिर छुपाई क्यों गई? और अगर छुपाई गई तो किसने छुपाई? रहमान को पकड़ा कैसे गया और वो फिर पुलिस की गिरफ्त से निकला कैसे? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान की 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 8 साल बाद वतन वापस लौट रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा पाकिस्तान कराची उतर आया हो, सिर्फ बेनजीर भुट्टो को वेलकम कहने के लिए। बेनजीर के लिए खास तौर पर एक बम प्रूफ ट्रक तैयार किया गया था। जैसे ही वो प्लेन से उतरी, उनकी सिक्योरिटी टीम ने उन्हें उस ट्रक में बिठा दिया। उनका कारवां पहले से तयशुदा रास्ते पर रवा दमा था, लेकिन जैसे ही ये कारवां कारसाज के मुकाम पर पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं, चीखो पुकार और खौफ। लोग अभी संभल भी न पाए थे कि दूसरा धमाका हो गया। कुछ लम्हे ऐसे थे कि जब लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, अभी और कितने धमाके बाकी हैं। इसी अफरा तफरी में 2 गाड़ियां मोहतरमा बेनजीर के ट्रक के करीब आती हैं। गाड़ी में बिठाकर बिलाखिर एक शख्स बेनजीर को सही सलामत बिलावल हाउस तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। लोग आज भी कहते हैं कि अगर उस दिन बेनजीर की सिक्योरिटी उस शख्स के हाथ में ना होती तो शायद आज तारीख में कुछ और ही लिखा होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन था जिसने इस क़यामत में मोहतरमा को बाहिफाजत बिलावल हाउस तक पहुंचाया? तो उस शख्स का नाम था सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, लेकिन दुनिया उसे किसी और नाम से जानती है, रहमान डकैत। रहमान 1976 में लियारी में पैदा हुआ। उसका असल नाम था अब्दुर्रहमान बलोच। बाप का नाम था दाद मोहम्मद उर्फ दादल। दादल अकेला नहीं था, उसके 3 भाई और भी थे, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, बेक मोहम्मद उर्फ बेकल और ताज मोहम्मद उर्फ ताजू। इनमें से 2, दादल यानी रहमान का बाप और शेरू, मंशियात के धंधे में मुलव्वस थे। कलाकोट का इलाका इनका गढ़ था, लेकिन सिर्फ यही नहीं थे। दूसरी तरफ कलरी के इलाके पर राज करता था इकबाल उर्फ बाबू डकैत, और तीसरी जानब एक और खतरनाक नाम, हाजी लालू, जिसका नेटवर्क जहानाबाद, शेरशाह कब्रिस्तान और पुराना गोलीमार जैसे इलाकों तक फैला हुआ था। वापस आते हैं रहमान की शुरुआत पर। सिर्फ 13 साल का था जब उसने पहला जुर्म किया। 6 नवंबर 1989 को एक छोटी सी बात पर, सिर्फ एक पटाखा ना चलाने के कहने पर, रहमान ने मोहम्मद बख्श नामी शख्स को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। यह था उसका पहला जुर्म। लेकिन तब वो सिर्फ 13 साल का बच्चा था, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। बस यहीं से एक खतरनाक सफर का आगाज हो चुका था। इस वाक़े के कुछ वक्त बाद रहमान ने आरिफ बलोच का एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो मंशियात का धंधा करता था। फिर 1992 में रहमान का झगड़ा 2 मंशियात सप्लायर्स नदीम अमीन और उसके साथी नन्नू से हो गया। बात इतनी बड़ी कि रहमान और आरिफ ने दोनों को कत्ल कर दिया। यह रहमान की जिंदगी का पहला कत्ल था। इसी दौरान रहमान बलोच के चचा ताज मोहम्मद को बाबू डकैत ने कत्ल कर दिया। बाबू डकैत जो कि हाजी लालू का भी दुश्मन था, इसलिए हाजी लालू ने रहमान को अपने गैंग में शामिल कर लिया। रहमान बदले की आग में जल रहा था और हाजी लालू को ऐसे ही लड़कों की तलाश थी। फिर 1993 में रहमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबू डकैत पर हमला कर दिया। बाबू जख्मी तो हुआ लेकिन बच निकला। रहमान का बदला पूरा ना हो सका। बाबू को मारने के लिए रहमान को पूरे 11 साल इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 2004 में रहमान ने बाबू डकैत को मार डाला। गोलियों की गूंज में वो बदला पूरा हुआ जिसकी आग बरसों से रहमान के दिल में जल रही थी।
1993 के बाद रहमान मुसलसल जुर्म करता रहा। इसके जुराइम बढ़ते गए और मीडिया का प्रेशर भी बढ़ने लगा था। आखिरकार पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। 18 फरवरी 1995 को पुलिस को खबर मिली कि रहमान अपने साथियों के साथ, जिनमें आरिफ भी शामिल था, पाक पाइप मिल्स की एक खाली बिल्डिंग में छुपा हुआ है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया और गोलियां चलने लगी। रहमान मौका देकर दीवार फैलाकर फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका करीबी साथी आरिफ मारा गया। इसी वाक़े के सिर्फ 3 महीने बाद 18 मई 1995 को रहमान ने अपनी ही मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रहमान को शक था कि उसकी मां अब पुलिस की इन्फॉर्मेंट बन चुकी है। रहमान बलोच हाजी लालू का मुंह बोला बेटा बन चुका था। रहमान हाजी लालू के इतना करीब आ चुका था कि लालू ने सेठ यूसुफ की बेटी का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। ये वही सेठ यूसुफ था जिसकी बड़ी बेटी से लालू पहले अपने बेटे यासर की शादी कर चुका था। रहमान और हाजी लालू के 2 बेटे यासर और अरशद पप्पू तीनों मिलकर पूरे लियारी पर राज कर रहे थे। गली गली इनका नाम चलता था। फिर एक दिन पुलिस ने हाजी लालू से कहा कि रहमान हमारे हवाले कर दो। सूरत हाल ऐसी थी कि हाजी लालू इनकार न कर सका। ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो रहमान को दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने अपने बेटे यासर को भी रहमान के साथ गिरफ्तार करवा दिया, ताकि लगे कि सब कुछ बराबर हो रहा है। हाजी ने यासर को रहमान के साथ मेवाशाह कब्रिस्तान की तरफ भेजा, जहां पुलिस पहले से छुपी बैठी थी। पुलिस का असल प्लान रहमान को वहीं इनकाउंटर में मारने का था, मगर यह बात हाजी लालू को पता नहीं थी। रहमान की खुशकिस्मती थी कि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो कुछ लोगों ने उसे जिंदा हालत में पुलिस के साथ देख लिया। यूं वो जाली इनकाउंटर में मारे जाने से बच गया। इस केस में रहमान बलोच 2.5 साल तक जेल में रहा, जबकि हाजी लालू ने अपने बेटे यासर की बेल करवा ली थी। रहमान ने हाजी लालू को मैसेज भेजा, मेरी बेल करवाओ। अगर पैसों का मसला है तो जो 1 करोड़ रुपए मैंने तुम्हारे पास लिखवाए हैं वो लगा दो। लेकिन हाजी लालू ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि कौन से पैसे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यहीं से रहमान और हाजी लालू के ताल्लुकात में दरार आना शुरू हो गई। और फिर 10 अक्टूबर 1997 को जब रहमान को सिटी कोर्ट लाया गया तो वो वहां से फरार हो गया। सिटी कोर्ट से फरार होने के फौरन बाद रहमान बलूचिस्तान भाग गया और वहां उसने पुलिस की इजाजत से जुआ खाना खोल लिया और ऊपर वालों की मदद से वो चर्स और अफ्यून का धंधा भी खुलकर करने लगा। इसी दौरान वो कई बार कराची भी आया, लेकिन हाजी लालू ने साफ इनकार कर दिया। करता गया। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा था, वो पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर और बाअसर लोगों के करीब होता जा रहा था। 1998 में सलमान बुरोही के बेटे अब्दुल गफूर ने रहमान के कजन को कत्ल कर दिया। सलमान बुरोही कोई आम आदमी नहीं था, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बिजनेस पार्टनर था। पूरे 10 साल बाद 1998 में रहमान ने सलमान बुरोही को कत्ल कर दिया। ये कत्ल सिर्फ इंतकाम नहीं बल्कि एक मैसेज था, और इसके बाद लियारी में रहमान की अहमियत कई गुना बढ़ गई। लियारी की गलियों में बस एक ही नाम गूंजने लगा था, रहमान बलोच, जिसका खौफ दिलों में बैठ चुका था। जब रहमान हाजी लालू के साथ था तो वो बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस अड्डे से भत्ता लिया करते थे। 2001 तक ये काम अरशद पप्पू के आदमी करते थे, खास तौर पर एक शख्स जिसका नाम मेहरान था। वो इस बस अड्डे की यूनियन का सदर भी था और भत्ता भी उसी के हाथों लिया जाता था। लेकिन 2002 में रहमान ने वहां फैज मोहम्मद उर्फ मामा फैजू को लगा दिया और अब वो खुद भत्ता लेने लगा था। जब अरशद पप्पू ने दोबारा अपना बंदा लगाने की बात की तो रहमान ने साफ इनकार कर दिया। अरशद पप्पू ने जवाब में रहमान के रिश्तेदार मामा फैजू को कत्ल करवा दिया और यूं 2 दोस्तों के दरमियान वो जंग शुरू हुई जिसे आज सब लियारी गैंग वॉर के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में एक तरफ था हाजी लालू, उसके बेटे अरशद पप्पू और यासर इरफात, जबकि दूसरी तरफ थे रहमान डकैत, बाबा लाडला, जाहद, शरीफ केचू और फैसल पठान। रहमान का असल मुकाबला तो हाजी लालू के गैंग से था, लेकिन इसके साथ साथ उसने पैसों के बदले में कत्ल करने भी शुरू कर दिए थे। उसने अंडरवर्ल्ड के मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम के खास आदमी शुएब खान को मारने की कोशिश भी की थी। फिर एक दिन अरशद पप्पू ने कलाकोट में रहमान पर अचानक हमला कर दिया। रहमान तो इस हमले में बच निकला, मगर पप्पू ने बदला लेने के लिए रहमान के रिश्तेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
इस जंग में दोनों तरफ सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि रिश्तेदार और बचपन के दोस्त भी कत्ल किए जाने लगे। हालात अब इतने खराब हो चुके थे कि रहमान के लिए कराची में रहना मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसे एक बार फिर बलूचिस्तान जाना पड़ा। फिर पुलिस ने हाजी लालू और अरशद पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर जैसे ही रहमान तक पहुंची, वो फौरन वापस लियारी आ गया और वापसी के बाद उसने एक एक करके मुखालिफ गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया, चुन चुन कर, नाम ले लेकर। ये खूनी खेल दोबारा शुरू हो चुका था। रहमान अब रुकने वाला नहीं था। कुछ ही सालों में इन दो गैंग्स की लड़ाई ने लियारी को मैदान जंग बना दिया था। इस खूनी जंग में हजारों लोग मारे गए थे। रहमान कभी लियारी में होता तो कभी बलूचिस्तान में, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में मुसलसल लगी हुई थी। फिर 18 जून 2006 कोयटा के सैटेलाइट टाउन में एसएसपी चौधरी असलम की टीम ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन की बेस पर छापा मारा और रहमान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर एक हैरानकुन मोड़ सामने आया। चौधरी असलम को एक फोन कॉल रिसीव हुई और वो चौंक गए, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों में वो अपना पर्सनल फोन साथ नहीं रखते थे, ताकि बाद में जियो फेंसिंग या सीडीआर से ये ना पता चल सके कि वो उस वक्त कहाँ थे। ये नंबर सिर्फ 2 से 3 खास लोगों के पास ही होता था। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मारना नहीं, कोई गलत काम नहीं करना, जो केसेस हैं बस अदालत में पेश करो। कहते हैं ये कॉल आसफ जरदारी की थी। और यूं रहमान एक बार फिर बच गया। जब आसफ जरदारी जैसे बाअसर लोगों को रहमान की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो फौरन फैसला किया गया कि अब इसका इनकाउंटर नहीं हो सकता। और फिर यह भी फैसला किया गया कि गिरफ्तारी सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं की जाएगी। रहमान को खुफिया तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया गया। और फिर कुछ ही महीने बाद एसएसपी चौधरी असलम को एक जाली इनकाउंटर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इसके बाद रहमान को चौधरी असलम के ही कहने पर एसएचओ बहाउद्दीन बाबर के घर में रखा गया। ये एक खुफिया जगह थी जहां सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर उसकी निगरानी करते थे। एक दिन रहमान ने कहा, मुझे घर का खाना खाना है। पुलिस वालों ने मना किया कि अगर खाना आया तो ये जगह सबको पता चल जाएगी। फिर ये डिसाइड हुआ कि एक जगह तय कर लेते हैं जहां तुम्हारा आदमी खाना रख देगा और हम वहां से उठा लेंगे। और बदले में 1 लाख रुपया लिया गया। रहमान ने फोन पर घर बात की और खाने की फरमाइश के साथ साथ बलोची जुबान में अपने बंदे को पैगाम भी दिया, इस पुलिस वाले का पीछा करना। खाना तो आ गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। रहमान समझ गया कि मेरे बंदे से कोई गलती हो गई है। 15-20 दिन गुजरने के बाद रहमान ने दोबारा 1 लाख रुपए दिए और फिर से खाना मंगवाया। इस बार उसके आदमी को पता लग गया था कि रहमान को कहाँ रखा हुआ है और यूं रहमान एक बार फिर पुलिस के हाथों निकल गया। रहमान शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हामी था और अब इलेक्शन करीब आ रहे थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आ रही थी और पीपल्स पार्टी को रहमान की जरूरत थी, क्योंकि लियारी में रहमान की मर्जी के बगैर कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता था। जो वो कहता वही होता, वोट भी और नतीजा भी। रहमान पीपल्स पार्टी के इतना करीब आ चुका था कि 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 8 साल बाद वापस आई तो रहमान उनकी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई और आसफ अली जरदारी मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। इसी सियासी फतह के साथ रहमान की ताकत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी साल रहमान ने अमन कमेटी के नाम से अपनी तंजीम बनाई और एमक्यूएम की तरह मुख्तलिफ इलाकों में यूनिट्स, सेक्टर्स और ऑफिस खोलने शुरू कर दिए। फिर असल काम शुरू हुआ। कराची पोर्ट से गुजरने वाला हर कंटेनर रहमान के लड़कों को भत्ता दिया करता था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को जाने वाले नेटो सप्लाई के ट्रक भी इसी को भत्ता देकर गुजरते थे। यही नहीं, हब चौकी से आने वाला ईरानी स्मगल शुदा तेल, बलूचिस्तान जाने वाले माहीगीर, कराची फिशरीज की हर लॉन्च, हर ट्रॉलर, सब रहमान के गैंग को भत्ता दिया करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि कराची के साहिल से लेकर बलूचिस्तान के पहाड़ों तक रहमान का हुक्म ही कानून समझा जाता था। जब रहमान के पास बेपनाह पैसा आ गया तो उसने लियारी में कई सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। किसी को राशन दिया, किसी के इलाज का बंदोबस्त किया, खेलों के मैदान बनवाए, स्कूल बनवाए और गरीबों की माली मदद भी करता रहा। इसीलिए लियारी में लोग उसे रॉबिन हुड समझने लगे थे, जो अमीरों से लेता था और गरीबों पर खर्च करता था। रहमान का असल चेहरा क्या था? गैंगस्टर या गरीबों का हमदर्द? ये फैसला लियारी के हर शख्स ने अपने तरीके से किया। रहमान इतना ताकतवर हो चुका था कि अब लियारी के सियासी फैसले भी वही करता था। कौन टाउन नाज़िम बनेगा,
कौन एमपीए का टिकट लेगा, ये सब कुछ अब रहमान की मर्जी से होता था। कहा जाता है कि कई बार वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के फैसलों के सामने भी खड़ा हो गया और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पीपल्स पार्टी जो कभी उसकी ताकत थी अब उससे पीछे हटने लगी। दूसरी तरफ एमकेएम तो पहले ही रहमान से नाराज थी। उन्हें डर था कि अमन कमेटी कहीं उनकी ताकत को नुकसान ना पहुंचाए। और तीसरी तरफ एसएसपी चौधरी असलम, जिसके लिए रहमान का दूसरी बार पुलिस के हाथों निकल जाना उसके करियर पर एक दाग था। अब तीनों तरफ से घेरा तंग होने लगा था। रहमान को भी खतरे का एहसास हो चुका था। 8 अगस्त 2009 को उसने अपने साथियों से कहा कि गाड़ियों से मत जाया करो, मोटरसाइकिलों पर आना जाना करो, ज्यादा नजर में ना आओ। लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त 2009 को रहमान ने एक बार फिर बलोचिस्तान जाने का प्लान बनाया। उसके करीबी साथी अकील बलोच, नजीर बलोच और औरंगजेब बलोच भी उसके साथ थे। ये खबर चौधरी असलम तक पहुंच गई, मगर जब तक खबर मिली रहमान कराची से निकल चुका था। चौधरी असलम के पास एक मोबाइल नंबर था जो रहमान और उसके साथी इस्तेमाल करते थे। इंटेलिजेंस एजेंसी इसी नंबर के जरिए उन्हें ट्रैक कर रही थी। उस वक्त वो लोग कवरेज एरिया से बाहर निकल चुके थे और चौधरी असलम को वापस जाने का कहा गया कि अब पीछा करने का कोई फायदा नहीं। चौधरी असलम वापस जा रहे थे, लेकिन अचानक वो दोबारा कवरेज एरिया में दाखिल हो गए। तभी उनका लोकेशन ट्रेस हो गया। असल में रहमान के साथी नजीर बलोच ने अपनी बीवी को फोन करके पसंदीदा खाने की फरमाइश कर दी थी और वही कॉल उनकी लोकेशन को ट्रेस करवा गई। फिर 0 पॉइंट के करीब चौधरी असलम की टीम ने इन्हें घेर लिया और वहीं पुलिस मुकाबले में रहमान बलोच मारा गया। रहमान बलोच के मारे जाने के बाद भी लियारी गैंग वार रुकी नहीं थी, सिर्फ चेहरा बदला था, लेकिन खून बहना जारी रहा। रहमान की जगह अब उजैर जान बलोच ने ले ली थी। वही उजैर जो मामा फैजू का बेटा था, जिसे अरशद पप्पू ने कत्ल किया था। लियारी की सड़कें अब भी खामोश नहीं थीं, बस नाम बदल गए थे, जख्म वही थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।